नमस्कार दोस्तों, आज हमारा 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 26वां दिन है और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग जो है यूपीएससी के रिगार्डिंग या सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो है 5 क्वेश्चन डेली देखते चल रहे हैं, जो कि हमारे जो द हिंदू से रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है या इंडियन सिनेरियो में कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है तो उसे हम लोग कवर करते हैं 5 क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से क्या एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी फर्दर जो है आगे प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, तो वो भी अपनी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल हम लोगों का जो कल के क्वेश्चन थे 5, उनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले आंसर उनका डिस्कस करते हैं और अगले 5 आपको नए मिलते हैं। चाहे तो ऐसा एक बार में 5-5 करके कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के एक को वीडियो में 10 क्वेश्चन रखते हैं ताकि इम्पैक्ट रहे। मीन्स आपने आज 5 क्वेश्चन देखे, फिर आपके पास जो है कल दोबारा आप फिर देखेंगे तो दिमाग में वो पूरी तरीके से टिक जाएगा आपके मैटर। चलिए ठीक है, तो हमारा कल का जो है पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं। कल सारे क्वेश्चन जो है यही थे, कितने कथन सही हैं, और आज भी ऐसे ही हैं, तो हम लोगों को देखना है कितने कथन सही। चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस सूचकांक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्यात सुगमता को जांचने का एक व्यापक माध्यम है जिसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, अभी रिलीज़ की है कुछ ही टाइम पहले। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है ये नीति आयोग जारी करता है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी नहीं करता है, तो पहला कथन गलत है। और केंद्र और जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं उन सबके लिए जारी करता है। अभी इस बार जो है पहला स्थान तमिलनाडु ने पाया है, इसके पहले जो है गुजरात पहले स्थान पे था। दूसरा, यह सूचकांक सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, कोई भी स्टेप इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी तो सहकारी संघवाद को तो बढ़ावा देगा ही देगा, तो इसमें कहीं 1% संदेह की गुंजाइश है ही नहीं। अब कोई ज़्यादा ऊटपटांग स्टेटमेंट हो तो अलग बात है। तीसरा, इसके 4 प्रमुख मापदंड या स्तंभ हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं। ये गलत है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए ये इंडेक्स लाई गई है ताकि राज्यों को लगे, जैसे आपने देखा ना, तमिलनाडु गुजरात को पिछाड़ के नंबर 1 पे आ गया पीछे करके, तो ये जो है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को डेवलप करने का एक तरीका है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, न्यूनतम नहीं अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा देखिए, हिमालयी राज्य इस सूचकांक में शामिल नहीं किए जाते हैं, ये भी गलत है। देखिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में क्या होता है कि सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है, इवन जो पहाड़ी राज्य हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। भाई, निर्यात तो हर जिसके यहाँ जो उत्पादन हो रहा है निर्यात तो कर ही रहा, वो उसके पास पोर्ट हो या ना हो, दूसरे स्टेट का पोर्ट इस्तेमाल करेगा। तो हाँ, ये ज़रूर है कि स्कोरिंग के लिए कैटेगरी अलग अलग बना दी गई है। जैसे जो तटीय राज्य हैं उनकी अलग कैटेगरी, उनकी स्कोरिंग अलग की जाती है, क्योंकि देखिए अब जो लैंडलॉक्ड राज्य हैं तो वो अब कभी उनके साथ कंपटीशन तो नहीं कर पाएंगे ना, तटीय राज्यों के साथ उनके एक्सपोर्ट के बराबर वो एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, समस्या होगी उनको। तो सूचकांक में शामिल किए जाते हैं हिमालयी राज्य भी। चौथा स्टेटमेंट भी गलत, शामिल नहीं किए जाते हैं, तो शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो कुल एक स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक कथन सही था, बाकी सारे गलत थे। दूसरा प्रश्न था हमारा कल का, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं। देखिए, ये जो है जीएम क्रॉप्स को लेकर के था, अभी हम लोगों ने एडिटोरियल में भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों मतलब जीएम क्रॉप्स हो गए, जीएम फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो जीएम फूड क्रॉप की खेती हेतु सरकार द्वारा अभी तक 3 संसदीय समितियां गठित की जा चुकी हैं, गलत 2 संसदीय समितियां गठित की गई हैं। ठीक है, दूसरा, भारत में अभी तक किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित कृषि फसल को खेती हेतु अधिकृत नहीं किया गया है, गलत। बीटी कॉटन को अधिकृत किया जा चुका है। ठीक है, और जीएम मस्टर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस अभी चल रहा है। तीसरा, हाइब्रिड फसलें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का अग्रगामी रूप हैं। देखिए, ये आपको बोला था कि हाइब्रिड फसलें जो है अग्रगामी रूप नहीं है। हाइब्रिड फसल में क्या होता है, जीन इंसर्शन नहीं कराए, कोई अलग से जीन नहीं डालते हैं, जबकि जीन जब डाल दिया जाता है किसी डीएनए में, किसी पेड़ के डीएनए में रैंडम लोकेशन पे अगर आपने जीन इंसर्ट करा दिया, तब फिर जो है वो फसल जीएम क्रॉप हो जाती, जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या, जीन जो है इंसर्ट कराना। जीन कहाँ इंसर्ट कराएंगे, जहाँ अलग जीन होते हैं। डीएनए में आप जानते हैं जीन मतलब क्या है, डीएनए का एक छोटा टुकड़ा है। डीएनए में 4 तरीके की प्रोटीन होती है, तो
इनको आपने देखा होगा AGCT, इससे जो है रिजेंबल करते हैं, मतलब उनको इंडिकेट करते हैं। तो AGCT के ऐसे कई अलग जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कई सारे पेयर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के पेयर हैं, कहीं 2A, कहीं 3G, कहीं 10G, ऐसे कोई भी पेयर हो सकता है। तो ऐसे अगर कई छोटे छोटे टुकड़े कर लो आप तो वो जीन हो गया, है ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब DNA में कोई नए जीन का इंसर्शन करा देना, उसे DNA में इंजेक्ट कर देना। तो संकरण फसलें उसका अग्रगामी रूप नहीं है, संकरण फसलें अलग हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें अलग हैं। और अगर अग्रगामी के हिसाब से देखो तो पहले हाइब्रिड फसल आएगी, उसके बाद में कहीं जो है ये फसल आएगी, क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। क्योंकि जीन में परिवर्तन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन जरूरी थोड़ा ही है। अकेले किसी एक पेड़ का भी आप जीन में परिवर्तन कर सकते हो भाई। जीन इंसर्शन करके आप मान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन करके क्या दो अलग अलग प्रजातियों को जोड़ के कोई जो है आपने तीसरी प्रजाति बनाई जिसका उत्पादन ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी अकेले पेड़ में ही कोई ऐसा जीन डाल दीजिए कि अकेले उसी का उत्पादन ही बढ़ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन कंपलसरी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत था, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा देखिए अग्रगामी रूप है, ये भी गलत है। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित फसलों हेतु तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने HT फसलों को भारत में खेती हेतु उपयुक्त एवं तेल आयात प्रतिस्थापक के तौर पर स्वीकार किया। एकदम उल्टा लिखा है। जो हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलें हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसने कहा कि HT फसलें तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर जो है चारों कथन गलत थे, बस विकल्प जो है गड़बड़ हो गए हैं कि यहाँ होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, तो ये विकल्प नहीं था। तो इसके लिए जो है क्षमा चाहते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ये होना चाहिए था कितने कथन सही नहीं है, तब उपर्युक्त सभी होता है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हमारा कल का था, भारत में कितने कथन सही हैं। देखिए कितने कथन सही है बताना है आपको। भारत द्वारा वैश्विक रूप से रणनीतिक साझेदारी का पहला प्रस्ताव फ्रांस के साथ उसी वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था जिस वर्ष भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। अब आप देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई 1998 में, पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, क्वाड प्लस सहभागिता पहल 2 वर्ष 20,000 में लाई गई थी 2020 में, ये ठीक है क्वाड प्लस, जिसे नाटो के नाटो प्लस सहभागिता का कार्यक्रम का हिस्सा माना जा रहा है। ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, नाटो प्लस अलग प्रोग्राम है और क्वाड प्लस अलग प्रोग्राम है। हालांकि आप जब देखेंगे कि क्वाड प्लस में जिन देशों को शामिल करना चाहता है और नाटो प्लस में जिन देशों की पार्टनरशिप चाहते हैं ये लोग, वो देश आपको जो है लगभग समान मिल जाएंगे। हालांकि क्वाड प्लस को लेकर के इंडिया ने कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन नाटो प्लस में जो है इंडिया ने बिल्कुल पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया उसे, फ्रांस ने भी उसको रिजेक्ट ही किया है। तीसरा, फ्रांस ऑकस, ऑकस आप जान रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका तीनों का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, मींस उसको मिलिट्री अलायंस कहते हैं। फ्रांस ऑकस क्वाड प्लस नाटो प्लस तीनों ही कार्यक्रमों या पहलों में सम्मिलित नहीं हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तीनों में से किसी में सम्मिलित नहीं हुआ है। तो पहला तो गलत था, दूसरा ये भी गलत था, तीसरा ये सही है। चौथा, होराइजन 2047 दस्तावेज यह सुनिश्चित करता है कि भारत फ्रांस के अन्य वैश्विक आधिकारिक क्षेत्रों में फ्रेंच पॉलिनेशिया को छोड़कर शेष का उपयोग कर सकता है, जिसमें रीयूनियन द्वीप सम्मिलित है। देखिए ये फ्रेंच पॉलिनेशिया, रीयूनियन द्वीप, ये जो है ये एक्स्ट्रा टेरिटरी है फ्रांस की, और भारत जो है, फ्रांस केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ में जॉइंट पेट्रोलिंग करता है। तो ये संभावना है कि आगे जो एक्स्ट्रा टेरिटरी है फ्रांस की उनको भी यूज कर सकेगा भारत, लेकिन अभी ऐसा कहीं कुछ है नहीं। दूसरा, ये होराइजन 2047 जो है वो अगले 25 वर्षों की साझेदारी कैसी रहेगी इसको लेकर के ये डॉक्यूमेंट है, तो इसमें जो है इस तरीके का कहीं कोई मामला है ही नहीं। तो चौथा स्टेटमेंट ही गलत है। तो कितने कथन सही थे? केवल एक कथन सही था। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न था, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं? तो प्रवर्तन निदेशालय हेतु बाध्यता है कि वह किसी व्यक्ति को उसी स्थिति में गिरफ्तार कर सकता है जबकि उसके पास विधेय अपराध का युक्त प्रमाण हो। ये बात सही है बिल्कुल, कि अगर प्रेडिकेट ऑफेंस का प्रमाण है, रीजनेबलनेस है आपके पास, तो जो है ईडी अरेस्ट कर सकती है किसी को। पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा, धन शोधन की रोकथाम अधिनियम मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति देता है कि गिरफ्तारी से पूर्व भी वह किसी व्यक्ति को इंक्वायरी हेतु बुलावा भेज सकती है। बिल्कुल सही है। पहले वास्तव में सम्मन भेजा जाता है इंक्वायरी के लिए कि आइए आप हमें जो है हमें इंक्वायरी करनी है, तो वो इंक्वायरी आप हमें करवा दीजिए। फिर अगर जो है ट्रेसेस मिल गए प्रोसीड ऑफ क्राइम के, तो फिर जो है
अरेस्ट कर सकती है ईडी, ठीक है। तीसरा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी विधेय अपराध में, विधेय अपराध प्रेडिकेट ऑफेंस, इसको हम आपको बता देते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं एडिटोरियल वगैरह में डिस्कस करते समय कि प्रेडिकेट ऑफेंस वो ऑफेंस है जो किसी बड़ी दुर्घटना का, बड़े घटनाक्रम का छोटे छोटे हिस्से होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर किसी का मर्डर प्लान किया गया, मर्डर हुआ है, तो मर्डर करने वाले ने मर्डर का वेपन किसी से लिया, गाड़ी किसी से ली, शहर में जाकर के घर पे रुका किसी और के, तो ये जो घर पे रोका, किसी ने हथियार दिया, किसी ने गाड़ी दी, ये जो है ये प्रेडिकेट ऑफेंस है, ठीक है। तो देखिए, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किसी विधेय अपराध में लिप्त व्यक्ति का रिकॉर्ड, बयान या कथन न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। किसी राज्य पुलिस के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है, ये कथन सही है। देखिए, पुलिस अगर किसी अपराधी का या फिर किसी दोषयुक्त व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है तो वो कोर्ट में एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोर्ट उसे एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करती है। जबकि ईडी के मामले में अगर उसने किसी का रिकॉर्ड किया है बयान, तो कोर्ट में एज एन एविडेंस उसको एक्सेप्ट किया जाता है। चौथा कथन है हमारा, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना का मूल वर्ष 1956 में निहित है। तत्काल ये संस्था वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन कार्यरत थी, परंतु अब गृह मंत्रालय के अधीन है। देखिए, पहले तो सारी बात सही है, 1956 में ही इसकी स्थापना का मूल मिलता है। 1956 में पहले स्थापना की गई इसकी, और फिर उसके बाद जो है उस समय आर्थिक मामलों के विभाग के अंदर ही थी, वित्त मंत्रालय के अंदर। और अब इस समय वर्तमान में राजस्व विभाग के अंदर है, वित्त मंत्रालय के ही अंदर है, आर्थिक मामलों के विभाग के अंदर नहीं है। तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर है, गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये धोखा मत खा जाइएगा, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, नहीं 3 स्टेटमेंट सही थे, पहला, दूसरा और तीसरा, तो केवल 3। अंतिम प्रश्न जो था कल का हमारा वो ये था, निम्नलिखित में कितने कथन सही है? नमदा कला भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत ऊन की बुनाई द्वारा सर्दियों से संबंधित गर्म रखने वाले कपड़ों या वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ये तो देखिए कॉमन सेंस से पकड़ सकते थे, हालांकि अब कॉमन सेंस कभी कभी गलत भी होता है। कॉमन सेंस अगर कोई लगाता तो तमिलनाडु और ऊन दोनों चीज़ें थोड़ी अटपटी हैं, कोई तुकबंदी नहीं बनती है, लेकिन खैर होने कुछ भी हो सकता है ना। तो नमदा कला भारत, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा होना चाहिए सब, अगर पढ़े हैं तब सेंस अगर लगाएंगे तो सटीक बैठेगा, नहीं तो कभी कभी सेंस जो है बहुत उल्टा चला जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन वही बनाए जाते हैं कि जब आदमी ने पढ़ाई ना कर रखी हो, उसे ना पता हो, तब कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अगर पढ़ रखा है तो फिर आप जो है सेंस आपके काम करेंगे स्टेटमेंट पे। तो नमदा कला जो है एक्चुअल में कश्मीर की है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें ऊन की बुनाई नहीं की जाती है, ऊन को पिघला के जो है एक तरीके की कारीगरी की जाती है कपड़े के ऊपर, तो उसको कहते हैं नमदा कला। ये काफ़ी कई सदियों पुरानी आर्ट है और अभी जो है चर्चा में आई थी न्यूज़पेपर में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट डाला था। दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उन्हीं मापदंडों का उपयोग किया जाता है जो वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक में सम्मिलित होते हैं। देखिए, सारे इंडिकेटर जो है पैरामीटर वही हैं, बस एक पैरामीटर जो बैंक अकाउंट का है, वो बैंक अकाउंट का पैरामीटर जो भारत की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो नीति आयोग जारी करता है, उसमें ये बैंक अकाउंट का पैरामीटर एक्स्ट्रा शामिल है, इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बाकी के सारे पैरामीटर वही हैं। मींस जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 11 इंडिकेटर हैं, जबकि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग की है इसमें 12 इंडिकेटर हैं, ठीक है। और कैटेगरी 3 ही होती हैं, तो पहली कैटेगरी जो है स्वास्थ्य है, दूसरी शिक्षा है और तीसरी जीवन स्तर है, ठीक है। जीवन स्तर में जो है भारत वाली जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, तो उसमें जो स्वास्थ्य वाला हिस्सा है, मीन्स स्वास्थ्य के इंडिकेटर में 2 पहलू शामिल किए जाते हैं, उसके बाद में स्वास्थ्य के पहलू में 2 और शिक्षा के पहलू में 2। देखिए, स्वास्थ्य के पहलू में 3 जो है पैरामीटर शामिल किए जाते हैं और शिक्षा के पहलू में 2 पैरामीटर शामिल किए जाते हैं, और जो जीवन स्तर है उसमें 7 पैरामीटर टोटल शामिल किए जाते हैं। और यही जीवन स्तर पे जो ग्लोबल इंडेक्स होती है, उस ग्लोबल इंडेक्स में 6 पैरामीटर शामिल किए जाते हैं, तो वहाँ 11 पैरामीटर रहते हैं और यहाँ जो है 12 पैरामीटर रहते हैं। बाकी कैटेगरी दोनों में 3 ही 3 हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा देखिए, रूस की मुख्य भूमि और क्रीमिया द्वीप को जोड़ने वाली जलसंधि को कर्च के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद
तथा क्रीमिया द्वीप यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है। ये भी सही है, आप क्रीमिया की लोकेशन देखेंगे। अभी देखिए हम इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें हम डिस्कशन इतना पर्याप्त कर देते हैं कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, पर फर्दर हम इसमें एक्सप्लेनेशन भी शामिल कर लेंगे थोड़ा सा। अभी क्या धीरे धीरे करके थोड़ा समय काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। एक तो देखिए एडिटोरियल डिस्कशन में काफ़ी समय लगता है, उसमें क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ों पहले रिसर्च भी करना पड़ता है, फिर मैं सोचता हूँ कि बेसिक्स भी अगर डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है PDF वगैरह बनाने में। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है। चौथा देखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है, जिसका एक भाग पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है। ये बिल्कुल गलत है। जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये रसिया के सेंट पीटरबर्ग शहर तक ले जाता है। ईरान के चाबहार बंदरगाह से होते हुए ये जाएगा कैस्पियन सागर के किनारे होते होते सेंट पीटर्सबर्ग तक। ठीक है, इसमें जो है कहीं पर भी चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है ये। और ये बात सही है कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक हिस्सा जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहते हैं उसको, वो जो है पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है। इसलिए भारत जो है उस पर आपत्ति जताता रहता है। अभी संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी तो उसमें इनडायरेक्टली भारत ने बोली भी ये बात। ठीक है, तो इसमें जो है एक कथन सही था, केवल एक। आज के हमारे जो 5 प्रश्न है वो इस तरीके से। आज हमारा 26वां दिन है, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में कितने कथन सही है? पहला, अभी देखिए संसद सत्र शुरू हो गया है तो अब जो है इससे स्टेटमेंट बनाए हुए हैं। भारतीय संविधान संसद के 3 सत्रों के आयोजन का प्रावधान इस प्रकार करता है कि उसकी कुल अवधि 1 वर्ष अर्थात 12 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है, सरकार किसी भी संसद सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक का आयोजन करती है जिसके अंतर्गत सभी दलों का सम्मिलित होना अनिवार्य होता है। तीसरा है, संसद की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक संसद सत्र आरंभ होने के पूर्व नहीं की जा सकती। चौथा है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, सभापति नहीं। तो ये आपको बताना है कितने कथन सही हैं इसमें से। ठीक है, पॉज करके आप जो आंसर सोच भी सकते हैं। 27वां प्रश्न है, भारत का संविधान प्रावधान करता है कि किन्हीं भी 2 संसद सत्रों के मध्य अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। दूसरा है, भारत के संविधान में संसद के बजट सत्र का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तीसरा है, हेनली पासपोर्ट सूचकांक में स्थान का निर्धारण इस आधार पर होता है कि किसी देश के नागरिक कितने अधिक, ये देखिए ऐसा है, किसी देश का नागरिक होना चाहिए था, ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गई है। तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक में स्थान का निर्धारण इस आधार पर होता है कि किसी देश का नागरिक कितने अधिक देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। और चौथा स्टेटमेंट है, वर्तमान में हेनली पासपोर्ट सूचकांक में मलेशिया प्रथम स्थान पर है जबकि सिंगापुर द्वितीय। तो बताने हैं आपको कितने कथन सही है। तीसरा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं? ओडेसा बंदरगाह रूस के मुख्य बंदरगाहों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण आर्थिक गलियारे का भाग है। दूसरा, डिजिटल टाइम वाउचर्स भारतीय निर्वाचन आयोग की एक पहल है जो किसी राजनीतिक दल को दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण हेतु मिलने वाली समय सीमा को इंगित करता है। तीसरा, ऐसे प्रसारण हेतु सभी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी अर्ह हैं, मतलब योग्य हैं प्रसारण हेतु समय सीमा के आवंटन को लेकर। चौथा, यह प्रसारण हेतु समय सीमा आवंटन का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत एक वैधानिक व्यवस्था है जिसे वर्ष 1998 से लागू किया गया था। तो कितने कथन सही है ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है आज का, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी तथा कोई गैर संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य देश इस संस्था का सदस्य नहीं बन सकता है। दूसरा है, नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज के अंदर प्रयुक्त शब्द DPT का तात्पर्य 3 बीमारियों से है जिनके नाम है डिप्थीरिया, पर्टसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। तीसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1978 में हुई थी, उसके अंतर्गत 11 बीमारियों के लिए 12 वैक्सीन मुफ्त लगाई जाती हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना अप्रैल 1978 में हुई थी जिसका मुख्यालय बर्न में है तथा इसका जन्म यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से हुआ था। तो इसमें कितने कथन सही है ये आपको बताना है। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? तो पहला है, यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देखिए हम लोग जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे अभी वीडियो बना के नहीं डाल पा रहे, पर क्वेश्चंस के थ्रू धीरे धीरे करके उनको डिस्कस करके
मैनेज कर लेंगे, ठीक है। इसलिए देखिए, आप वीडियो अगर देख रहे हैं ना, तो फिर आप जो है एडिटोरियल से लेकर के सारे वीडियो देखिए, है ना, क्योंकि कंबाइंड तरीके से बहुत सारी चीज़ें देने की और एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप अगर कहीं एक वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, बाकी का नहीं देख रहे हैं, तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कई सारी, है ना, क्योंकि कोई चीज़ कहीं डिस्कस की है, कोई चीज़ कहीं डिस्कस की है। तो इसलिए अगर ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो फिर पर्टिकुलरली ढंग से फॉलो करिए आप, है ना। और प्रीलिम्स स्पेशल के लिए भी जो है अभी वीडियो हम जो है स्टार्ट कर देंगे डालना, और हम लोग जो है, मैं कोशिश करूँगा पूरी कि कम से कम जो है जून से जितने भी मैटर हैं वो सारे हम लोग जो है कवर करते चलें अगले यूपीएससी 2024 जब तक कि प्रीलिम्स आएगा। तो और बाकी इसके अलावा धीरे धीरे अन्य चीज़ों पर भी वीडियो जो है जैसे जैसे टाइम मिलेगा, देखिए समय बहुत कम रहता है ना। और इवन मैं तो संडे को भी एडिटोरियल डिस्कस कर देता हूँ, एक भी दिन की अभी छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और इसी में जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप जो रेगुलर एक तो देखते रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लिए उपयोगी लग रहा है आपको। दूसरी बात ये, आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं ताकि उनकी तैयारी भी धीरे धीरे करके बेहतर हो, उनमें भी एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो, और उनको भी आप कह सकते हैं देखने के लिए लगातार। और अपनी तैयारी और निरंतरता, कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूर बनाए रखिए। मैं अपने लगभग मैक्सिमम हर दिन में किसी न किसी एक वीडियो में ये बात मैं बोल ही देता हूँ कि कंसिस्टेंसी ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम को तोड़ने का यही एक तरीका है कि निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि निरंतरता जहाँ आप तोड़ेंगे वहीं समझिए कि आपने अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया, ठीक है। चलिए तो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत सरकार ने भूमि सम्मान 2023 प्रमुख सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। इनके वितरण का आरंभ 1976 से आपातकाल के बाद किया गया था। तीसरा, टाइम यूथ सर्वे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान द्वारा भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं किया जाता है। चौथा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 3 अंगों में से एक है। तो इनमें आपको बताना है कितने कथन सही हैं। देखिए, एडिटोरियल आप लोग जो है इसलिए सुनिए क्योंकि एडिटोरियल से बहुत सब मीन्स 15 से 20 क्वेश्चन आपको तोड़ने को मिलेंगे, और हम जिस तरह से एडिटोरियल बना रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे उसको अप्रोच कर रहा हूं कि बेसिक्स को भी मैं इतने डिटेल में डिस्कस कर देता हूं कि अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड घुमा फिरा के भी यूपीएससी पूछने की कोशिश करेगी तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे इस बात के कि वो टूट जाए आपसे। और मैं आपको यकीनन ये बता दूं कि मैं जो किताबों में जैसे आपको जितनी चीज़ें मिलती हैं, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि किताबों की दी हुई कोई चीज़ तो ना ही छूटे, पर साथ में जहाँ से क्वेश्चन बनने या टूटने की संभावना है तो वो चीज़ हम जो है अपनी तरफ से कोशिश करके इंक्लूड करते हैं अपने एडिटोरियल्स में। और इसलिए आप जो एडिटोरियल भी ज़रूर देखिए, है ना। जैसे आज ही देखिए 2 पार्ट एडिटोरियल के डाले हैं, तो उसमें जो है 4 एडिटोरियल हैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हो गया था। लेकिन ये है कि देखिए टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है वीडियो की, लेकिन फिर वही बात है कि अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर वही खाना पूर्ति जैसा हो जाएगा, वो करना नहीं है। तो इसलिए जो लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक है। कहीं कोई समस्या आती है आपको, आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, ठीक है। अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दीजिए। आपको अगर अपने लिए उपयोगी लग रहा है या लगता है किसी और व्यक्ति के लिए उपयोगी है तो उसको भी जो है आप सुझाव दे सकते हैं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।